पढ़ते हैं, इसको हम लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। मैकेनिक्स में लॉज ऑफ मोशन में हम लोग बोलते थे कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो रहे, ऐसा है ना। हाँ सर। केवल नेट फोर्स जीरो होने से इक्विलिब्रियम तो ठीक है, बट इक्विलिब्रियम तीन टाइप के होते हैं। टाइप वन, उसको बोलते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है ये पोटेंशियल एनर्जी और ये पोजीशन। तो सपोज पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ ऐसा है। ये वाला जो पॉइंट है, इस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, लोअर मोस्ट पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा, होगा। Sir, can you explain again? लोअर मोस्ट पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ऐसा होगा। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है du बाई dx, ये तो जीरो होगा। और du बाई dx फोर्स के बराबर होता है, दैट इज फोर्स F जीरो होगा। तो ये एक इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें, मतलब मैं यहाँ पर रख दूं या यहाँ पर रख दूं, तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, इसकी टेंडेंसी वापस से इधर आने की होगी, इसकी टेंडेंसी वापस से इधर आने की होगी, है ना। Yes. यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, इससे थोड़ा सा डिस्टर्ब करो तो फिर वापस यहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा इधर डिस्टर्ब करके छोड़ो फिर वापस यहाँ आ जाएगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम का पोजीशन है जहां पर नेट फोर्स जीरो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो दो कंडीशन हो गए। पहला, F इज इक्वल टू जीरो। F इज इक्वल टू जीरो मतलब du बाई dx इज इक्वल टू जीरो। और दूसरा कंडीशन हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी U मिनिमम हो गया, मतलब d2u बाई dx स्क्वायर जरूर पॉजिटिव होगा, है ना। मैक्सिमम मिनिमम पढ़े थे ना। हाँ सर। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तब हम इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्लियर है। दूसरा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, सपोज ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी U वर्सेस पोजीशन x का ग्राफ है, कुछ ऐसा।
इसमें भी स्टॉप मोस्ट पॉइंट को देखोगे तो यहाँ पर का टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है। हाँ सर। मतलब यहाँ पर भी du/dx 0 होगा, मतलब फोर्स 0 होगा। ये ऐसे समझो, mg नीचे और n ऊपर, तो फोर्स 0 इक्विलिब्रियम पर है, समझ रहे हो। यस सर। n इज इक्वल टू mg इक्विलिब्रियम पर है। या इस केस में भी यहाँ पर देखें तो mg नीचे n ऊपर इक्विलिब्रियम को है, बट फ्री बॉडी डायग्राम के टर्म में मैं बताना नहीं चाहता, इसलिए नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट जो है ये भी इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। बोलिए। अब इस इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम इस इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करें, थोड़ा थोड़ा सा भी इधर कर देंगे तो ये इधर चला जाएगा, भाग जाएगा। थोड़ा सा भी इधर हुआ तो इधर भाग जाएगा। होगा ऐसा। हाँ सर। मतलब ये इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं है, थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस मिला तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन को छोड़कर बहुत दूर चला जाएगा। जबकि पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट को थोड़ा डिस्टरबेंस मिला भी राइट या लेफ्ट तो वापस यहाँ पर आ जाएगा, है ना। हाँ सर। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो गए। एक, फोर्स इज इक्वल टू 0, दैट इज du/dx इज इक्वल टू 0। और दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए, है ना, दैट इज d2u/dx स्क्वायर नेगेटिव होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चमका कुछ। हाँ सर। यस सर। और एक तीसरा होता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विलिब्रियम तीन टाइप के होते हैं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इक्विलिब्रियम को पोजीशन से लेना देना नहीं है। जैसे इस केस में पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ देखोगे तो मान लो कुछ ऐसा है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो भी नेट फोर्स 0 है, यहाँ पर है तो भी नेट फोर्स 0 है, समझ रहे हो, है ना। तो ऑब्जेक्ट को जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ पर रुक गया, पहले यहाँ पर था। मतलब यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू 0 तो है ही, दैट इज du/dx इज इक्वल टू 0। और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, यही मतलब हुआ। विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, समझ रहे हो। दैट यस सर। d2u/dx स्क्वायर ये भी 0 होगा। तो इस कंडीशन को हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे। मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करो और ऑब्जेक्ट को कहीं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो तो नया पोजीशन जो होगा ऑब्जेक्ट वहां पर भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। समझ आया कुछ। यस सर। इसको सर कॉपी। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एक बार वापस समझा सकते हो? क्या। सर न्यूट्रल वाला वापस एक बार समझा सकते हो? अरे तुम्हारे टेबल पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसको वहां से उठा के बगल में रख दो तो भी वहीं पर रखा रहेगा बगल में। हाँ सर। तो ये हो गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझा। हाँ सर समझा।
जल्दी से कॉपी कर लो।
Good morning. गुड मॉर्निंग। लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? Yes, sir. अब इसको यूज कैसे करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो देखते हैं। तो जैसे आप लोगों ने SEORMA तो पूरा सॉल्व कर लिया है, कर लिया है ना? सर वो पूरा नहीं, वो वर्टिकल मोशन वाला वो बाकी है। अरे वो सर्कुलर मोशन का है। वर्क पावर एनर्जी पूरा कर लिया है ना? यस सर। डिस्कस भी कर लिया है क्लास में, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं है। बट अगर मॉड्यूल में देखा होगा तो कुछ क्वेश्चन होंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये करो, इसी को प्रैक्टिस करो। दिख रहा है? इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देता हूँ। दिखा? दिख रहा है सबको? Yes. यस सर। जल्दी से इसको कोशिश करो। ये दो क्वेश्चन जो ऊपर में थ्योरी पढ़ाया है, एग्जैक्टली उसी का एप्लीकेशन है।
हुआ कुछ? सर सी हाँ सर सी अभी देखो। तो क्या है, u इज इक्वल टू a अपॉन x टू द पावर 12 ऐसा है, माइनस b अपॉन x टू द पावर 6। a और b दोनों पॉजिटिव कांस्टेंट है ऐसा बोला है शायद। यस सर। तो du बाई dx क्या हो जाएगा, -12a अपॉन x रेज टू 13 प्लस 7b अपॉन x रेज टू 7। ऐसा होगा, 7 नहीं 6b। ये डिफरेंशिएशन समझ आया हाँ सर। ना? कोई भी इक्विलिब्रियम हो, du बाई dx तो 0 होना चाहिए। मतलब 12a अपॉन x रेज टू 13 इज इक्वल टू 6b अपॉन x रेज टू 7। So x raised to 6 is equal to 2a upon b, that is x is equal to 2a upon b to the power 1 by 6। ये एक इक्विलिब्रियम का पोजीशन मिला है ना, बोलो। हाँ यस सर। सर। अब चेक करना है कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है या न्यूट्रल है, कैसा है। तो यहां से d2u बाई dx स्क्वायर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा -12 इंटू 13a अपॉन x रेज टू 14। ऐसा होगा, -6 इंटू 7b अपॉन x रेज टू 8 होगा। दैट इज माइनस कॉमन, ये जो भी है ऐसा। तो नेगेटिव ऑफ समथिंग, तो ये ऑलवेज नेगेटिव आया होगा। तो जब d2u बाई dx स्क्वायर नेगेटिव होता है तो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, अनस्टेबल। स्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यस सर। एक मिनट, शायद कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल में d2u बाई dx स्क्वायर पॉजिटिव होगा। हाँ, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है। नेगेटिव में अनस्टेबल होगा, तो नेगेटिव में अनस्टेबल होगा। तो ये तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आया, ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पूछा है ना। सर वो डिफरेंशिएशन में -12 इंटू -13 आएगा कहाँ पे बेटा? सर, सेकंड डिफरेंशिएशन में। हाँ, तो -12 इंटू, अच्छा यहाँ प्लस आएगा क्या? ओके ओके, यहाँ -12 इंटू -13 मिलके प्लस हो जाएगा, और इसमें +6 इंटू माइनस, ये माइनस रहेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या एक बार चेक करना पड़ेगा, अभी कर लेते हैं। तो इसमें से 6 अपॉन x रेज टू 8 इतना तो कॉमन हो ही जाएगा, तो 26 अपॉन x रेज टू 6 होगा ऐसा, यस माइनस 7b ऐसा कुछ। यस सर। तो x रेज टू 6 का वैल्यू 2a बाई b पुट करके देखते हैं। तो x रेज टू 6 का वैल्यू 6 अपॉन x रेज टू 8 रहने दो, 26a, x रेज टू 6 कितना आया था, 2a बाई b आया था। तो यहाँ पर यस सर।
2a अपॉन b, ऐसा -7b, ऐसा कुछ। हाँ सर। तो 6 इंटू 6b अपॉन x रेज टू 8, ऐसा कुछ हो गया। तो ये पॉजिटिव है। Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 2a अपॉन b टू द पावर 1/6 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। Yes. कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को यहां तक? No, sir. पक्का? जो कॉपी करना है तो कर लो। Sir, बोलो। एक बार क्वेश्चन का पार्ट दिखा सकते हैं? इतनी देर से क्वेश्चन भी नहीं देखा है। नहीं सर, देखा बस एक क्लास 9। हाँ सर, हो गया। वापस स्टॉप कर सकते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट, the potential energy of a conservative system is this: AB positive constant, find the equilibrium position and discuss whether stable, unstable or neutral। देखो ये तो सबसे आसान है इनफैक्ट। किया सबने सॉल्व इसको? Yes, sir. u इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस bx। तो du बाई dx करोगे तो 2ax माइनस b मिलेगा। तो du बाई dx इज इक्वल टू 0 करोगे तो 2ax माइनस b इज इक्वल टू 0। एक ही पॉइंट मिलेगा, x इज इक्वल टू b/2 है ना। अब चेक करना है कैसा इक्विलिब्रियम है। तो d2u बाई dx स्क्वायर करेंगे तो ये 2a मिलेगा विच इज पॉजिटिव, है ना। Yes, sir. तो d2u बाई dx स्क्वायर पॉजिटिव है, इसका मतलब x इज इक्वल टू b/2a। कौन सा इक्विलिब्रियम हो? Stable. Stable. ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो। सिंपल है ये। Yes, sir. आगे बढ़े। सर, एक बोलो। मिनट क्वेश्चन कॉपी करना है। इतना टाइम दिया, क्या किया तुम लोगों ने? इतना टाइम दिया, उसमें ने सॉल्व किया, ने क्वेश्चन लिखा। डन सर, लास्ट लाइन ही बाकी था। डन सर। ठीक है। पावर बता चुका हूं तुम लोगों को, पावर के सम कराया था। सर इतने नहीं कर हुआ, मतलब लाइक जो बाद में जिस 2-3 क्वेश्चन थे उसमें यूजेस आ गए थे उसके, लेकिन इतने नहीं आए थे।
चलो पावर के कुछ बेसिक सम और करो। लिख लिया है सबने ना? ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस कर लेते रहो। इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान इनफैक्ट। जस्ट चैप्टर खत्म हो गया इसलिए प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ, अदरवाइज कुछ नहीं। ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करो पावर के।
Done, sir. हो गया? तीनों कर लिया? Yes, sir. ठीक है, क्या आंसर आया? PCA. फर्स्ट वाला एक एक करके देखते हैं। ठीक है, फोर्स, ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो F प्रोपोर्शनल टू V हो गया। तो पावर क्या होता है? F इंटू V होता है ना, तो पावर प्रोपोर्शनल हो जाएगा V स्क्वायर के। हाँ सर। तो बोला है पावर आउटपुट ऑफ द इंजन इज डबल्ड, है ना, तो P डबल हो गया। अगर P को अगर हम 2P कर देंगे तो मेरा V√2V हो जाएगा, है ना। यस सर। तो स्पीड ऑफ द कार क्या होगा? इंक्रीज्ड बाय फैक्टर √2। Yes, sir. यही आंसर बोला था आप लोगों ने? यस सर। वेरी गुड। सेकेंड, a particle moves with velocity this under influence of constant force, instantaneous power F dot V। बताया था इंस्टेंटेनियस पावर F डॉट V होता है। Yes, sir. तो ये V है और ये F है। F डॉट V क्या हो जाएगा? 50 माइनस 30 प्लस 120, ऐसा कुछ बोलो। Yes. तो ये 140 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। Yes. यही आंसर बोला था। Yes, sir. हाँ सर। थर्ड, water is falling on the blade of turbine from a height दिया हुआ है 25 मीटर into 25 मीटर। This kg water pours on the blade per minute. If the whole energy is transferred to the turbine, power delivered क्या होगा? क्या आंसर आया इसका? A. अभी देख लेते हैं। Power is rate of work done, है ना। हाँ सर। इस केस में क्या होगा? D by dt of mgh, that is G into H into dm by dt। G 9.8 बोला है लेने को, हाइट 25 मीटर, और कितना मास पर सेकेंड है? 3 इंटू 10⁻³ पर मिनट है ये। तो 3 इंटू 10⁻³ अपॉन 60 हो जाएगा पर सेकेंड। यस सर। तो 98 इंटू 25 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 60, ऐसा हो जाएगा। So 98 इंटू 125 कितना होगा? 1250 के आसपास। नहीं, 12500 के आसपास। 12 ये वाला होगा। ए आया समझ में? Yes. यस सर। कोई डाउट किसी को? किसी को किसी तरह का कोई डाउट है? No. पक्का?
आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड एक दो और क्वेश्चन करते हैं। अब प्रैक्टिस कराता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो ये पावर के 3 क्वेश्चन कर लिए। अब 2-3 क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रैक्टिस करा देता हूँ। जैसे देखिए ये क्वेश्चन ये करो। पहले कराया है क्या इस क्वेश्चन को? क्लास में कराया है, याद आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो करो। 2-3 क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम पे प्रैक्टिस करते हैं। पहले इसको करो।
डन सर। हो गया, सबका हुआ? सबका हुआ? Done, sir. वेरी गुड। क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? सर सी। सबको सी आया या किसी को कुछ और भी आया? सबको सी ही आया या कुछ और भी आया? नहीं बता रहे हो? सबको सी ही आया या कुछ और भी आया? बोलो ना भाई। तो देखो छोड़ो। Now wedge is given a horizontal acceleration of 10 meter per second square by applying a force on the wedge so that the block does not slip on the wedge. Work done by normal force. Work done by normal force in ground frame on the block in √3 second. देखो नॉर्मल फोर्स ग्राउंड फ्रेम में कितना सेकेंड, √3 सेकेंड में कितना काम करेगा ये मुझे बताना है। बहुत ओरली है ये, तो कुछ है ही नहीं। अगर मैं केवल इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखूं तो नॉर्मल रिएक्शन इस पर इधर लग रहा होगा, mg इस पर इधर लग रहा होगा, है ना? बोलो। Yes. लिखा है ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज। तो इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर होगा और दूसरा इधर होगा। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। नहीं, ये थीटा होगा, वो 90 माइनस थीटा होगा। ऐसा कुछ होगा? बोलो। Yes, sir. सर वो 90 माइनस तो वही थीटा होगा। जो पहले लिखा था वही सही है, ये एंगल थीटा होगा। तो ये थीटा होगा, तो n का ये वाला कंपोनेंट n cos थीटा और n का ये वाला कंपोनेंट n sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि n cos थीटा mg के बराबर होगा, कह सकते हैं। Yes, sir. यस
n की वैल्यू mg अपॉन cos थीटा होगी, ये एक इक्वेशन। दूसरा, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा √3 सेकेंड में, हाफ AT स्क्वायर। ऐसा कुछ होगा। Yes, sir. सो 30/2 15 मीटर, तो 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। हमें वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन n sin थीटा इंटू 15 होगा। बोलो। Yes. Yes. n sin थीटा की वैल्यू अगर देखोगे तो ma के बराबर होना चाहिए। n cos थीटा mg होना चाहिए, तो n sin थीटा ma होना चाहिए। Yes, sir. तो इसको मैं लिख दूंगा ma इंटू 15। मास कितना है, 1 kg है शायद। हाँ सर। एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं एक्सीलरेशन कितना था, 10 ही था सर। 10 ही है। अच्छा 10 है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट 15, तो ये 150 जूल होगा। ऐसा कुछ आंसर आया है आप लोगों को? यस। है ऑप्शन में? हाँ है, सी। यही बोल रहे थे सर आप लोग। हाँ बोलो बोलो। सर हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, मतलब ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो फिर नॉर्मली सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होगा काइनेटिक एनर्जी चेंज करने के लिए ब्लॉक का, तो फिर वी नॉर्मल हमारा हाफ mv स्क्वायर से कर सकते हैं क्या? नॉर्मल फोर्स वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ऑल फोर्सेस में mg और नॉर्मल है। mg का वर्क डन होगा नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जहां कर सकते हैं कर सकते हैं। आई बात समझ में? कर सकते हैं बेटा, बढ़िया बताया, सही। अच्छा मैंने तो वो ध्यान छोटा दे, हो जाता है बहुत। हाँ हाँ, नहीं नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज भी नहीं किया ना, मैं ऐसे ही कर दिया। मैं तो नॉर्मल वर्क कैलकुलेशन के हिसाब से कहा ना, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी यूज कर सकते हैं, सही कहा आपने। वर्क एनर्जी थ्योरम से ज्यादा सही है, वेरी गुड। अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, work done by all forces is change in kinetic energy, तो all forces में work done by gravity plus work done by normal friction है नहीं, this is equal to half mv square minus 0, work done by gravity 0, work done by normal is equal to half m, v is u plus at, है ना, that is half into 1, acceleration is 10, time is √3, ऐसा होगा। समझ आया? तो 300/2 दैट इज 150 जूल, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ूं? बोलो आगे बढ़ूं? ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन करो जरा सा।
बोलो कुछ। सर 3 सर 1 सर 1 1 क्या बोल रहे हो? 1 यस सर अभी देखते हैं, सर 3 सबको अलग अलग आया ना। चलो देखते हैं। Force F greater than mg is applied to a string in all three cases. Starting from rest, the point of application of force moves a distance of 2 meters down in all cases. अच्छा, तो इसमें ये 2 मीटर नीचे गया, सब में 2-2 मीटर ये नीचे गया, यही कहानी है ना? बोलो। यस सर तो देखो ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें वर्क डन कितना हो जाएगा? F इंटू 2, तीनों में वर्क डन तीनों में F इंटू 2 होगा, वर्क डन बाय फोर्स F होगा। हाँ सर वर्क डन बाय ग्रेविटी ये तीनों में अलग अलग होगा, मतलब पहले वाले में ये 2 मीटर नीचे आया तो ये 2 ही मीटर ऊपर जाएगा, तो -2 mg होगा। यस सर इसमें अगर ये 2 मीटर नीचे आया है मतलब ये 1 मीटर ऊपर गया है ना? बोलो। Yes. तो इसमें -mg और तीसरे में ये सिस्टम अगर ऐसे समझो, वो 2 मीटर नीचे आया है तो ये 2/3 ऊपर गया होगा, Yes. यस सर तो ये 2/3 मीटर ऊपर गया होगा, ये 1 मीटर ऊपर गया होगा और ये 2 मीटर ऊपर गया होगा। तो थर्ड केस में ये हो जाएगा -2/3 mg, यही कहानी है ना? हाँ हाँ। सर एक चीज और देखो, ये अगर F है तो ये डेफिनेटली F होगा, ये डेफिनेटली 2F होगा, समझ रहे हो? यस सर यहाँ पर ये 2F होगा और ये F मतलब 3F होगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर हम ब्लॉक का देखें तो सब में सेम दिख रहा है, हाँ सर तो ये जो वर्क डन बाय फोर्स F इंटू 2 दिख रहा था सब में, ये ऑन द ब्लॉक नहीं है। ऑन द ब्लॉक दो ही चीजें लग रही हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग और ग्रेविटी, है ना? समझ रहे हो? तो किसी भी ब्लॉक पर हम क्या बोलेंगे? टेंशन इन द स्ट्रिंग तो F के कारण है, वर्क डन बाय द F प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही बोलेंगे। Yes, sir. तो
तीनों ही केस में देखो, तो फर्स्ट में इसको अप्लाई करेंगे अगर, तो F इंटू 2 माइनस 2mg इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा, होगा। Yes, sir. दूसरे केस में 2F इंटू 1 माइनस 1 ऊपर गया ना, तो माइनस mg इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और तीसरे केस में करेंगे तब 3F इंटू 2/3 माइनस mg 2F इंटू 2/3 माइनस mg इंटू 2/3, समझ रहे हो? दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो देखोगे ये 2F तो सब में कॉमन है ना, बोलो, नहीं समझा? ये वाला टर्म तो सब में 2F 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 है, बोलना। हाँ सर। तो जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो जिसमें मिनिमम होगा वो मैक्सिमम होगा काइनेटिक एनर्जी। तो ये 2/3 दैट इज 0.6, तो ये सबसे कम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। थर्ड का काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकेंड का काइनेटिक एनर्जी होगा, और सबसे कम 1 का काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यही पूछा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस में होगा, तो थर्ड में होगा। ये आंसर बताया था किसी ने? समझ आया कुछ? यस सर। कोशिश करो, लिख लो समझ के, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ो। वेट सर।
बोलो, आगे बढ़ो। हाँ सर हो गया। बोलोगे तुम लोग? एक और करो। क्वेश्चन इजी है बट शायद इस टाइप का किए हुए कि नहीं इसके लिए दिया गया। इसको कोशिश करो। डन सर। हो गया? हो गया? हाँ सर। क्या आया बताओ? 11। अभी देखो। एरिया अंडर ग्राफ ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्क डन देता है ना? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऐसा होगा।
दैट इज 600 जूल वर्क डन होगा। बोलो। बोलोगे भाई? Yes. Now work done by all forces is equal to change in kinetic energy, है ना? यहां से शुरू किया। तो वो 12 क्यों लिया आपने? बेस, अच्छा 11 है क्या? ओके ओके 11 कर दो, छोटा साइज था दिखा नहीं मुझे, 11 कर दो। 10 और 12 के बीच की लाइन है ना? Yes. तो कितना हो जाएगा ये? 550 होगा क्या? देखो यहाँ पर वेलोसिटी 0 है और मैक्सिमम हाइट पर भी वेलोसिटी 0 होगी, है ना? Yes. ऑल फोर्सेस में क्या क्या है? ग्रेविटी है, नॉर्मल रिएक्शन है और इंजन का फोर्स है। ये तीनों मिला के 0 होगा। ग्रेविटी का -mg इंटू वाई मैक्सिमम, नॉर्मल 0 और वर्क डन बाय एफ 550, दिस इज इक्वल टू 0 होगा ऐसा। तो -55 इंटू 10 इंटू वाई मैक्सिमम प्लस 550, दिस इज इक्वल टू 0। तो वाई मैक्सिमम कितना हो गया? 11 मीटर हो गया। यही अच्छा। आंसर मिला था। हाँ सर। सर इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी कर सकते हैं। हाँ वैसे भी कर सकते हैं। नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से नहीं कर सकते, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तभी लगा सकते हैं जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो सिस्टम में। यहाँ पर इंजन का फोर्स है ना, कैसे करोगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से? बताओ। पहले एरिया वर्क डन, वो एरिया अंडर द कर्व निकाला, हाँ फिर उसके बाद उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, W = mgh, और उससे वाई मैक्स। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थोड़ी ना W = mgh, वो तो वर्क एनर्जी थ्योरम है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो है कि इन एब्सेंस ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्व कहाँ है? देखो ग्राउंड पर पोटेंशियल काइनेटिक दोनों मिला के 0 है। हाँ सर मैं समझ गया। काइनेटिक 0 है बट पोटेंशियल है, तो एनर्जी कंजर्व तो रहा ही नहीं ना। और क्यों हाँ नहीं हाँ रहा? हाँ सर। क्योंकि एफ इस पर इंजन का फोर्स लग रहा है, इसलिए नहीं रहा। यस सर। समझ आया? हाँ सर। कोई डाउट? नहीं सर। एक ये क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ो। एक और इजी क्वेश्चन है। कोशिश करो, इजी क्वेश्चन है।
सर हाँ बोलो। क्वेश्चन का डाउट नहीं है, आप नेहरू पे ऑफलाइन लेक्चर लेते हैं क्या? कहाँ, नेरुल में? हाँ सर। नहीं बेटा, उधर तो अभी नहीं आता हूँ, बताऊंगा बाद में। ठीक है। Sir, MGA by 2. देखते हैं। सबका हो गया? सबने अटेम्प्ट किया? ठीक। देखो, बाकी लोगों को क्या आंसर आया? यही आया या कुछ और? इलास्टिक थ्रेड मतलब स्प्रिंग समझ लो, है ना? बोलो। Yes, sir. तो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है mg/a के बराबर, ठीक है? ठीक है, यस सर। Yes, sir. ये नेचुरल लेंथ पर है, तो इसको जब हम छोड़ेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन एक यहां होगा जहां पर kx इधर लगेगा और mg इधर लगेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो kx इज mg, मतलब x इज इक्वल टू a होगा। तो यहां से यहां आया तो x इज इक्वल टू a नीचे आया। स्प्रिंग के लिए ये नेचुरल लेंथ है,
ये ब्लॉक का इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यही बोला है ना। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो एनर्जी एट n इज इक्वल टू एनर्जी एट E। एनर्जी एट n को mga लिख देते हैं। एनर्जी एट E हाफ mv², और स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड हो गया हाफ ka², ऐसा होगा। Yes, sir. So half mv² plus half k, which is mg by a into a², that is a², ऐसा। So इधर आ गया तो ये हो गया mga/2 is half mv²। 2 भी गया। क्या ढूंढना था हमें? Sir, kinetic energy ढूंढना। अच्छा, यही ढूंढना था। ओके ओके, तो यही काइनेटिक एनर्जी हो गया mga/2, है ना। यही काइनेटिक एनर्जी हो गया ना mga/2। समझ गए सब लोग? Yes, sir. यही आंसर आया था। Yes, sir. ठीक, ठीक है, चलो कॉपी कर लो, जिसका जिसका हो गया जा सकते हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर, बाय।